आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी और जिसमें आपके भौतिक भूगोल फर्स्ट पेपर जिसका एक टॉपिक है भूकंप, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। भूकंप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने ज्वालामुखी पढ़ा, ज्वालामुखी से पहले मृदा, चट्टान, ये सारे पढ़े। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारे हमने पढ़े। आज हम भूकंप से संबंधित पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आगे आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम्स है उनके लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से देखें, क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा आप उतार लें ताकि क्या है कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छे से आपके लिए तैयार करके और बनाया गया है, तो आप इसको अच्छे से देखें। आइए देखते हैं कि भूकंप क्या है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप का रिएक्टर क्या होता है, ये सभी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के मॉडल पेपर और सभी आपको मिलते रहें। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो भूकंप है एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भूकंप का अर्थ क्या है, भूकंप की क्या परिभाषा है। तो भूकंप का तात्पर्य है धरातलीय कंपन, अर्थात धरती का धूजना, जिससे क्या होता है, भूपटल पर विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भूकंप का अर्थ तो ये हो गया कि धरती का कंपन, जिससे विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एएन स्ट्रेलर है जो ये कहते हैं कि भूकंप भूपटल की कंपन या लहर है जो धरातल के नीचे या ऊपर शैलों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक विक्षोभ द्वारा उत्पन्न होती है। यानी क्षणिक विक्षोभ होता है, उससे उत्पन्न होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रकार सागर में पत्थर फेंकने से उसके चारों ओर जल में लहरें उठती है, जैसे हम तालाब में पानी फेंकते हैं तो उसके चारों ओर जो लहरें उठती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक शैलों में विक्षोभ के स्रोत से चारों दिशाओं में तरंगों का संक्रमण होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। भूगर्भिक शैलों में भी इसी प्रकार की कोई हरकत होती है। भूगर्भ में अर्थात जमीन के अंदर वो तरल अवस्था में होता है और वहां पर इस प्रकार की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि वो भूगर्भ की जो शैलें हैं, अर्थात भूगर्भ की जो शैलों से चारों दिशाओं में जो तरंगे फैलती है, तो संक्रमण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भूकंप के कारण क्या है। देखिए, भूकंप के कारण जो है, पहला बात है ज्वालामुखी क्रिया। भूकंप का पहला कारण है ज्वालामुखी क्रिया, यानी भूगर्भ में लावा, शिलाखंड, गैस, इनके प्रबल वेग से बाहर निकलने के कारण ज्वालामुखी होता है। तो ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलती है, शिलाखंड, गैस, ये बाहर निकलते हैं। बाहर निकल करके और निकट के क्षेत्र में कंपन उत्पन्न कर देते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों में मैग्मा के बाहर निकलने के मार्ग में यदि कठोर शेल का अवरोध आ जाए तो उसके दबाव में भूकंप उत्पन्न होता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये लावा वगैरह बाहर निकलता है, बाहर निकलते समय ज्वालामुखी के क्षेत्र में जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलते समय यदि कोई कठोर शेल आ जाती है, अर्थात जो तोड़ना संभव नहीं होता, तो वो क्या है कि जैसे लहर जो अंदर की जो लावा होता है या जो गैसें होती है, वो तो उसे तोड़ने का प्रयास करती है, और तोड़ने का प्रयास करती है, वो टूटती नहीं है, ज्यादा कठोर होती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा दाब बन जाता है और उस दाब से भूकंप उत्पन्न हो जाता है। और ज्वालामुखी क्षेत्रों में भूकंप बहुधा आया करते हैं। जापान में ऐसे भूकंपों की बारंबारता अधिक है। ज्वालामुखी भूकंप है वो कहां ज्यादा आते हैं, जापान में आते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा है भू संतुलन समायोजन, आइसोटेटिक जो एडजस्टमेंट है, वो भी एक कारण होता है। भूपटल पर विभिन्न आकार पाए जाते हैं, कई ऊंची पर्वत आकार है तो कई मैदान है। इन सभी में संतुलन बना रहना आवश्यक है और अपर्दन चक्र के कारण इन भू आकारों के बीच असंतुलन बढ़ता रहता है। जैसे मान लो बड़े बड़े पहाड़ है और है, ये जैसे टूटते रहते हैं, घिसते रहते हैं, अपर्दन होता रहता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी का असंतुलन हो जाता है। अर्थात कहीं पर जहां जितना वजन होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि जो ये कंपन भू आकारों के बीच में या भूमि का जो अपर्दन है या जो भू संतुलन करने के लिए भी पृथ्वी में भूकंप आ जाया करते हैं। तो अपर्दनकारी जो शक्तियां जो है वो करोड़ों टन शिलाखंड और शिलाचूर्ण है बहाकर सागरों में जमा करते हैं और इससे सागर तली पर निक्षिप्त पदार्थ के बाहर से निरंतर दबाव बढ़ता जाता है। जैसे मान लो अपर्दनकारी शक्तियां यूं कह सकते हैं कि जैसे नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से और भी कई तरीके से जो है समुद्रों में ये जो शिलाखंड है, शिलाचूर्ण है या अवशेष जितने भी है, वो कचरा जमा होता रहता है। और वो क्या होता है कि
जैसे इसकी तली है अर्थात समुद्र की जो तली है उस पर उसका दबाव बढ़ जाता है और दबाव के कारण सागर तली से नीचे की ओर तरंगें उत्पन्न होती है और भू संतुलन स्थापित करने हेतु ये तरंगें ऊंचे क्षेत्रों के ऊपर की ओर धकेलती है। इस प्रक्रिया में भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका एक कारण है ब्रिंसन, जिससे फाल्टिंग, कई फाल्ट हो जाना, और ब्रश के कारण भी उत्पन्न भूकंपों को विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि विवर्तनिक भूकंप किसे कहते हैं, तो विवर्तनिक भूकंप होते हैं ब्रश क्रिया के कारण, ब्रश के क्रिया के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनको विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1906 में सैन फ्रांसिस्को में जो भूकंप आया था उस समय 800 किलोमीटर लंबी ब्रश पड़ गई थी, अर्थात एक खाई पड़ गई थी 800 किलोमीटर लंबी, और इसे सेन एंड्रियास ब्रश कहते हैं। सेन एंड्रियास ब्रश जो है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। और 1992 में उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था वो भी ब्रश से उत्पन्न था और विवर्तनिक भूकंप की दृष्टि से दुर्बल क्षेत्रों में गिने जाते हैं। विवर्तनिक जो है भूकंप की दृष्टि से दुर्बल क्षेत्रों में गिने जाते हैं, या अर्थात इन दुर्बल जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये भ्रंश होते हैं, बड़ी लंबी खाई पड़ जाती है। इसका एक कारण है प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, और यह सिद्धांत अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री रीड ने दिया था। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत किसने दिया, तो इसका उत्तर है अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री रीड। और उसके अनुसार भूगर्भिक शैलें जो है वो प्रत्यास्थ होती है, अर्थात रबड़ की भांति लचीली होने के कारण उनमें घटने बढ़ने का गुण होता है। प्रत्यास्थता, लचीली होने के कारण ये भूगर्भिक शैलें होती है वो प्रत्यास्थ होती है, अर्थात लचीली होती है, तो उनमें घटने बढ़ने का गुण भी होता है। तनाव पड़ने पर शैलें क्या होती है, अपने लचीलेपन की सीमा तक उसे सहन करती रहती है, और लचीलेपन की सीमा से अधिक तनाव पड़ जाता है तो वो शैलें क्या होती है, टूट जाती है, दरारें पड़ जाती है। भाई जब तक उनमें लचीलापन होता है तब तक तो वो सहन कर लेती है, लेकिन ज्यादा वजन पड़ने पर वो दरारें पड़ जाती है, और दरार के दोनों ओर से शिलाखंड विपरीत दिशा में हटते हैं। इससे क्या होता है, शैल में तनाव समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खंड पुनः अपने पूर्व स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे जहां से वो टूटा है वहां से वो शिलाखंड है वो पूरा अपना वापस स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न भूकंप जो है की प्रक्रिया द्वारा घटित होता है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है। एक पृथ्वी का संकुचन भी इसका कारण है। पृथ्वी का संकुचन यानी पृथ्वी धीरे धीरे शीतल हुई, ये हम जानते हैं। पृथ्वी के शीतल होकर सिकुड़ने से इसकी परतों में जो अव्यवस्था आ गई थी, अर्थात भ्रंश पड़ गए हैं। जब ये सिकुड़न हुआ तो कई सड़ आ गए थे, इसमें सलवटें आ गई है, और जिससे क्या है भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। पृथ्वी के संकुचन की स्थिति भी है। छठा इसका कारण है गैसों का फैलाव। कुछ भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि जलाशयों के अंदर पड़ी दरारों से जल प्रविष्ट होकर भूगर्भ में पहुंचता रहता है। जलाशयों में जो दरारें पड़ी है उनसे प्रविष्ट होकर के भूगर्भ में पहुंचता रहता है, और अधिक ताप के कारण वो मेंटल में जलवाष्प का गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो नीचे पहुंच जाता है फिर वो गैसों में बदलता रहता है। जब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो वो गैसें क्या करती है, ऊपर आने का प्रयास करती है, और इससे भूपटल में नीचे से धक्के लगते हैं, जिससे भूपटल पर कंपन होने लगता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। इसको भूकंप कहते हैं। अब हम भूकंप का वर्गीकरण कर सकते हैं, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप जो है स्वभाव और उत्पत्ति के कारण की जो कारणों की भिन्नता है उसके कारण भूकंपों में भिन्नता उत्पन्न है। जैसे भिन्नता है उत्पत्ति के आधार पर अप्राकृतिक मानवकृत भूकंप, और भूकंपों की गहराई के आधार पर यह भूकंप है। तो उत्पत्ति के कारणों पर प्राकृतिक भूकंप है ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप। ये तीन प्रकार उत्पत्ति के आधार पर जो है तीन प्रकार के होते हैं। अप्राकृतिक यानी मानवकृत भूकंप है स्थिति के आधार पर स्थलीय भूकंप और समुद्री कंप, ये जो है अप्राकृतिक है। तीन है भूकंपों की गहराई के आधार पर साधारण भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। ये तीन प्रकार के कारणों पर इनका प्रकाश डाला जा सकता है, अर्थात तीन कारणों से हम इनको देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं सबसे पहले एक प्लेटोनिक भूकंप भी होते हैं, इसमें चौथा उत्पत्ति के आधार पर वालों में। उत्पत्ति के आधार पर जो भूकंप है उनमें प्राकृतिक भूकंप जो पहला भूकंप है, प्राकृतिक भूकंप का उद्भव पृथ्वी की बाहरी शक्तियों के द्वारा होता है, प्राकृतिक, और तथा उसे प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। जब भूकंप का उद्भव पृथ्वी की बाहरी शक्तियों के द्वारा होता है तो उसे प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। और ये प्राकृतिक भूकंप है, उसके चार भाग है। कितने हैं? चार भाग है, जिसमें एक है ज्वालामुखी भूकंप। कौन सा है? ज्वालामुखी भूकंप। अब ज्वालामुखी उद्गार के समय
ज्वालामुखी क्षेत्रों में अनुभव किए जाते हैं। इस प्रकार के भूकंपों की तीव्रता ज्वालामुखी के उद्गार तीव्रता पर निर्भर करती है। 1883 में क्राकटवा का ज्वालामुखी भूकंप बड़ा भयानक था। इस प्रकार के भूकंप स्थल पर और सागर पर दोनों ही अनुभव किए जा सकते हैं। इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं 1883 में जो आया था, इस प्रकार के भूकंप पृथ्वी पर और समुद्र में दोनों ही जगह इसको महसूस किया जा सकता है। भ्रंश मूलक भूकंप, चट्टानों में तनाव और दबाव के कारण भ्रंश उत्पन्न होते हैं और भ्रंश क्रिया तीव्र होने पर भूकंप अनुभव किए जाते हैं, जिन्हें भ्रंश मूलक भूकंप कहा जाता है। यानी टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक होते हैं, ये भूकंप बहुत ही तीव्र होते हैं, प्रलयंकारी होते हैं, अर्थात बहुत खतरनाक होते हैं। कैलिफोर्निया में 1872 में आया था। कैलिफोर्निया में 1872 में जापान सगामी खाड़ी भूकंप, जो 1923 ऐसे मुख्य भूकंप, जैसे भूकंप एक जापान 1872 में जापान खाड़ी में, और भूकंप आया था जापान में सगामी खाड़ी में, भूकंप आया था 1923 में, ये भूकंप है। भू संतुलन मूलक भूकंप है। भू संतुलन अभी अपन ने देखा था कि भूमि जो अपना संतुलन करती है, पृथ्वी में थोड़ा सा असंतुलन होने पर इनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के भूकंप नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। जैसे हिंदू को भूकंप जो है 1949 में आया था, इस प्रकार के भूकंप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्लूटोनिक भूकंप जो है, धरातल से अत्यधिक गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप को प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं, और इनका जो उद्गम क्षेत्र है वो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में होता है। 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है। इस प्रकार के भूकंप बहुत कम आते हैं, क्योंकि इस प्रकार के भूकंप बहुत ही अंदर रह जाते हैं। स्थिति के आधार पर भूकंपों का प्रकार देखिए। स्थिति के आधार पर स्थलीय भूकंप जो इसको अर्थक्वेक कहते हैं, और जब भूकंप स्थल भाग पर आता है तो उसे स्थलीय भूकंप कहते हैं। इनकी संख्या जो है सागरीय भूकंपों से अधिक होती है। स्थलीय भूकंप जो अपनी जमीन कांपने लग जाती है। सागरीय भूकंप, समुद्र के गर्भ में आने वाले भूकंप को सागरीय भूकंप कहते हैं, और इनसे अत्यधिक विनाशकारी सागरीय लहरें उत्पन्न होती है, जिन्हें सुनामी लहर भी कहा जाता है। तो सागरीय भूकंप ही क्या कहलाते हैं, हम इनको ही सुनामी कह सकते हैं। और गहराई के आधार पर जो भूकंप है, उसमें जैसे ओल्डम ने स्पष्ट किया कि पृथ्वी के 90% से अधिक भूकंप 8 किलोमीटर से भी कम गहराई में उत्पन्न होते हैं। अर्थात 90% से ज्यादा जो भूकंप है वो 8 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं, और 8% भूकंप जो है 8 से 30 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। 2% भूकंप है वो 30 किलोमीटर गहराई से अधिक से उत्पन्न होते हैं। 2% के होते हैं जो 30 किलोमीटर नीचे की गहराई से उत्पन्न होते हैं। गुटेनबर्ग और रीटर ने गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंपों की वैज्ञानिक व्याख्या की है, और गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है साधारण भूकंप। कौन सा है? साधारण भूकंप। जब भूकंप मूल की स्थिति धरातल से 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है तो उसे साधारण भूकंप कहते हैं। धरातल से 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है तो वो साधारण भूकंप होते हैं। मध्यवर्ती भूकंप, जब भूकंप मूल की स्थिति 50 से 250 किलोमीटर गहराई तक होती है तो मध्यवर्ती भूकंप हो जाते हैं। और अत्यधिक गहराई वाले वो भूकंप होते हैं जो 250 से लेकर के 750 किलोमीटर की गहराई तक जो होते हैं, वो अत्यधिक गहराई वाला भूकंप होते हैं, डीप फोकस अर्थक्वेक कहलाते हैं। तो ये भूकंपों के प्रकार हो गए। अब देखिए भूकंपों के तरंगे, देखिए भूकंप तरंगे। जिस प्रकार किसी जलाशय में पत्थर फेंकने से उस स्थान के चारों ओर मार्ग में जैसे लहरें फैलती है, जैसे यहाँ पत्थर फेंकना भैया, जैसे ये चारों तरफ लहरें फैली है, वैसे ही भूकंप उत्पत्ति केंद्र में भी भूकंपीय तरंगे हैं वृत्ताकार मार्ग में प्रश्न करती है। यानी ये तो उसका उद्गम केंद्र है, उद्गम केंद्र से देखिए वर्ताकार क्षेत्र में ये फैल रही है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो वृत्ताकार क्षेत्र में फैलती है तो वहां से वो जैसे पृथ्वी की तरफ बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते जहां पर वो कमजोर स्थिति आती है वहां से तोड़ करके बाहर निकल जाती है। जैसे देखिए भूकंप की उत्पत्ति धरातल के नीचे कुछ गहराई में होती है, और यह गहराई कुछ किलोमीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर तक हो सकती है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। अब भूकंप मूल किसे कहते हैं, देखिए भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है वो भूकंप मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप मूल कहलाता है। और भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु है वो उसका अधिकेंद्र कहलाता है। देखिए ये तो भूकंप मूल है, क्या है? उद्गम केंद्र कहते हैं जिसको।
और इसके धरातल पे ये अधिकेंद्र है। क्या है? अधिकेंद्र है, यानी एपिसेंटर है। और भूकंप मूल से चलने वाले तरंगों का प्रभाव सर्वप्रथम अधिकेंद्र पर उत्पन्न किया जाता है, अनुभव किया जाता है, और यहीं पर कंपन सर्वाधिक होने के कारण जनधन की सर्वाधिक हानि होती है और इसके चारों ओर भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है। धरातल पर समान कंपन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो होती है वो समकंपन रेखाएं कहलाती है। और जैसे भूकंप तरंगें क्या है? जैसे भूकंप मूल पर आघात उत्पन्न होने से सेलों में जो कंपन होता है उनको भूकंप तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी भूकंप मूल में जो आघात होता है अर्थात चोट लगती है और या प्रहार होता है तो उन सेलों में कंपन होता है जिनसे क्या होती है? तरंगें उत्पन्न होती है। और भूकंपीय तरंगें प्रसार रीति और गति के अनुसार 3 प्रकार की होती है, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। इनमें से पी प्राइमरी तरंगें, पी का मतलब प्राइमरी तरंगें, प्राथमिक तरंगें, इन्हें समांतर तरंगें भी कहते हैं। पी तरंगों को यानी प्राइमरी तरंगों को ही, प्राथमिक तरंगों को ही क्या कहा जाता है? समांतर तरंगें भी कहते हैं। भूकंप मूल से प्रारंभ होकर ये तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो सबसे पहले पी तरंगें आती है। इनकी औसत गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 से 10 किलोमीटर पी तरंगों की गति कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये तरंगें शेलों में संपीड़न के कारण उत्पन्न होती है। इन तरंगों के शेलों से होकर गुजरने पर शेल जो है कणों में कंपन होता है और ये कंपन तरंगों की गति की दिशा में आगे पीछे होता रहता है। तो ये हो गई पी तरंग। जैसे ये देखो पी तरंगे, ये धरातलीय है अर्थात ये प्राथमिक तरंगे, यहां से ये चलना अर्थात ये इस प्रकार धरातलीय तरंगों की धरातल की तरफ जाती है। उसके बाद होती है एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंग या मध्यवर्ती तरंग। द्वितीयक कह सकते हैं, मध्यवर्ती कह सकते हैं। और ये समांतर तरंगों के साथ समकोण बनाती हुई आगे बढ़ती है। इनको द्वितीयक तरंगें कहा जाता है। द्वितीयक तरंगों की उत्पत्ति सेलों पर पड़ने वाले अपरूपण बल के कारण होती है। किसके कारण होती है? एस तरंगों की उत्पत्ति किसके कारण होती है? सेलों पर जो ऊपर का बल पड़ता है, शीयर फोर्स होता है, उसके कारण होती है। और इनकी गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे प्रथम जो प्राइमरी तरंगें होती है उनकी तो 10 किलोमीटर के आसपास होती है, ये उनकी गति वो कम हो जाती है। पी तरंगों की अपेक्षा इनकी गति कम होने के कारण ये धरातल पर देर से पहुंचती है और इन तरंगों के सेलों से होकर गुजरने पर सेल कणों में तरंगों की दिशा से लंबवत चलती रहती है, गति होती रहती है और इन तरंगों से भूकंप क्षेत्र में अत्यधिक क्षति होती है। ये तरंगें जो होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसके बाद आती है एल तरंगें। एल तरंगें जो ये बाह्य तरंगें हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति अधिकेंद्र से होती है, अधिकेंद्र से होती है तथा ये केवल धरातल पर अधिकेंद्र के चारों ओर फैलती है, अतः इन्हें धरातलीय तरंगें भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगें भी कहते हैं। ये तरंगें 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की हिसाब से चलती है। तो प्राथमिक तरंगें 10 किलोमीटर या 8 से 10 और सेकेंडरी जो होती है वो 5 किलोमीटर और ये 2 या 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है और इन तरंगों से भूकंप क्षेत्र में सर्वाधिक हानि होती है। अब जैसे मान लो भूकंप है तो भूकंप क्या है? भूकंप विज्ञान के बारे में यदि हम जाने तो क्या है? भूकंप का माप, भूकंप की तीव्रता मापने के अनेक पैमाने हैं। प्रमुख पैमाने में जैसे मर्केली तथा रिएक्टर पैमाना है। भूकंप को मापने के लिए कौन कौन से पैमाने मुख्य हैं? एक तो मर्केली और एक है रिएक्टर पैमाना। इनमें रिएक्टर पैमाना वो सबसे अधिक मान्य है और विश्व के सर्वाधिक तीव्र भूकंप जो है 1906 में आया था सैन फ्रांसिस्को में, जिसका परमाणु रिएक्टर है वो 8.3 था। कितना था? 8.3। 1906 में जो आया था वो 8.3 रिएक्टर था। और विनाशकारी जो पेरू का विनाशकारी भूकंप आया था 1970 में, उसका भी परिमाण है वो 7.8 था। कितना था? 7.8। लेकिन 8.3 से ज्यादा आज तक नहीं आया है। भूकंप लेखी क्या है? देखिए, यह एक यंत्र होता है जिसे हम पी, एस और एल तरंगों के पहुंचने का समय नापते हैं कि तरंगे कैसे कब तक पहुंचती है। और अधिकेंद्र पर तीनों तरंगों का अभिलेखन एक साथ होता है, अतः इनमें भिन्नता मालूम नहीं होती है। किंतु इनकी गति भिन्न भिन्न होने के कारण अधिकेंद्र से दूर इनके पहुंचने का समय अलग अलग होता है, जिससे इन्हें स्पष्ट किया जा सकता है। अधिकेंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, अधिकेंद्र ज्ञात करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगों के पहुंचने के समय के अंतरों को 3 विभिन्न स्थानों पर ज्ञात करते हैं।
जैसे 3 अलग अलग स्थानों पर ज्ञात करते हैं कि इस स्थान पर कितने पाई, इस पर कितना है, इस पर कितने पाई, और इन समानांतरों द्वारा अधिकेंद्र की दूरी ज्ञात करते हैं। प्रत्येक केंद्र की दूरी को त्रिज्या मानकर तीनों बिंदुओं पर 3 वृत्त खींचते हैं, जिससे जिस बिंदु पर ये वृत्त मिलते हैं वो अधिकेंद्र कहलाता है। मतलब क्या है कि 3 जगहों से लेते हैं, और 3 जगह देखिए इस प्रकार लेते हैं, ऐसे ये अधिकेंद्र ज्ञात करने के। तो यहां से लिया, यहां से लिया, फिर यहां लिया, फिर यहां लिया, फिर क्या है कि यहां ये तीनों जहां कटते हैं वो अधिकेंद्र है। तीनों बिंदु जहां पर कटते हैं वो अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का जो विश्व में वितरण है वो देखिए। भूकंप का जो वितरण है, भूकंप की प्रवृत्त क्षेत्रों की जो मेखलाएं हैं उनको इस प्रकार बांटा जा सकता है। भूकंप की मेखलाएं, एक तो है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य अटलांटिक कटक मेखला, पूर्वी अफ्रीका मेखला और अन्य। 5 भागों में इसको बांटा है। 4 तो ऊपर ओरिजिनली नेम से है और ये अलग है। जैसे परिप्रशांत महासागरीय मेखला देखिए, परिप्रशांत महासागरीय, इस मेखला का विस्तार क्यूराइल द्वीपों का और कमचटका प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी प्रदीप द्वीप, न्यूजीलैंड होते हुए अंटार्कटिका महाद्वीप तक है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हुए एल्यूसियन द्वीप समूह तक है। किसका? परिप्रशांत महासागरीय मेखला। इस प्रकार ये मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। विश्व के 2/3 से अधिक भूकंप इसी मेखला में आता है। विश्व का 2/3 से अधिक जो क्षेत्र है वो कौन सी मेखला में आता है? पीर प्रशांत महासागरीय मेखला में। कौन सी में आता है? पीर प्रशांत महासागरीय मेखला में। मध्य महाद्वीपीय मेखला, इस मेखला का विस्तार हिमालय की अल्पाइन पर्वतीय क्रम में क्षेत्र में। प्रश्न आ जाता है कि हिमालय अल्पाइन पर्वतीय क्रम में कौन सी मेखला है? तो वह है मध्य महाद्वीपीय मेखला। और ये मेखला दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से लेकर के मलेशिया, हिंद, चीन, म्यांमार, हिमालय, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में होते हुए भूमध्य सागर के पश्चिमी सिरे तक फैला हुआ है। और इस मेखला में भूकंपों की औसत तीव्रता परिप्रशांत महासागरीय मेखला की तुलना में कम रहती है। मध्य महाद्वीपीय मेखला है तो मध्य महाद्वीपीय मेखला में भूकंप कम आते हैं। मध्य अटलांटिक कटक मेखला, अटलांटिक महासागर के मध्य में एस आकार की समुद्रवर्ती कटक पाए जाते हैं, सेकेंडरी एस आकार की। इसके कुछ भाग द्वीपों के रूप में विद्यमान है और यह मेखला उत्तर में आइसलैंड से लेकर मध्य अटलांटिक कटक के सहारे दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक विस्तृत है। इसके अलावा है पूर्वी अफ्रीका मेखला, और इस अफ्रीका का विस्तार पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी के क्षेत्र में है। पूर्वी अफ्रीका का जो उत्तर में इजराइल से दक्षिण में लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी में विस्तृत है। और यह अधिकांशतः यहाँ पर विवर्तनिक भूकंप। देखिए यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी अफ्रीका मेखला है, इसमें मुख्य रूप से किस प्रकार के भूकंप आते हैं? तो वो आते हैं विवर्तनिक भूकंप। कैसे आते हैं? विवर्तनिक भूकंप। अन्य क्षेत्र भी है, जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, कुछ द्वीप भी हैं, वहां पर भूकंप आते हैं। भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है? प्रश्न आ सकता है, भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है? भूकंप एक आकस्मिक घटना है जिससे जन धन की हानि होती है। मानव जीवन और उसके सांस्कृतिक पर्यावरण को इस आकस्मिक घटना से बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। भूकंप के विनाश के या भूकंप के प्रभाव, सबसे पहले प्राकृतिक प्रकोप। विनाशकारी प्रभाव क्या क्या है? विनाशकारी प्रभाव, पहला है विनाशकारी प्रभाव, दूसरा होगा रचनात्मक प्रभाव। विनाशकारी प्रभाव में प्राकृतिक प्रकोप। भूकंप के कारण भूस्खलन होता है, भूमि हिलती है, बड़े बड़े शिलाखंड टूटकर कई बार नदियों के मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे बाढ़ें आ जाती है। 1950 में जो असम में भूकंप आया था, उसके कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जो है, सहायक नदियों का मार्ग रुक गया था। 1950 में असम में जो भूकंप आया था उसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का मार्ग रुक गया था। तटीय क्षेत्रों में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची तरंगें चलने लगती है, जिससे जहाज, तटीय बस्तियों का अपार क्षति होती है। जैसे मान लो समुद्र में जहाज है, वो उलट जाते हैं, डूब जाते हैं। तटीय क्षेत्र में जो बस्तियां हैं वो समुद्रों में मग्न हो जाती है। ये विनाशकारी प्रभाव है। इसके अलावा जैविक और सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है। भूकंपों का सबसे पहला शिकार मकान होते हैं। कारखाने, रेलमार्ग, सड़क, बांध, नहर आदि टूट जाते हैं। कई लोग, जीव जंतु मर जाते हैं। अक्टूबर 1993 में जो लातूर में भूकंप आया था, 1993 में लातूर में जो भूकंप आया था, उस भूकंप से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30,000 से अधिक लोग मारे गए थे।
कई लोग हैं बेघर हो गए थे, मकान टूट गए थे, भूमि में दरारें पड़ गई थी। इसका रचनात्मक प्रभाव, भूकंप का रचनात्मक प्रभाव देखिए। भूकंप के रचनात्मक प्रभाव बहुत कम है। इनसे अचानक कई बार सोते फूट पड़ते हैं, अर्थात झरने निकल पड़ते हैं। भूमि के उत्क्षेपण से सागरीय द्वीप उभरते हैं। हिंद महासागर में मालदीव और लक्षद्वीप सागर तले से उत्पत्ति प्रवाल द्वीप है। धरातल पर दरारें खुलने पर नीचे के खनिज धरातल पर आ जाते हैं। नदी मार्ग अवरुद्ध होने से झीलों की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वहां पर क्या बन जाती है, झीलें बन जाती है। इस प्रकार भूकंप एक आकस्मिक आंतरिक क्रिया है जिसका शाब्दिक अर्थ भूपटल का कांपना है। तो पृथ्वी पर भूकंप का आना एक सामान्य घटना है जिसमें भूकंप का उद्देश्य, इसमें भूमिगत उद्देश्य के कारण किसी एक या अधिक केंद्रों से ऊपर नीचे दाएं बाएं प्रसारित तरंगें उठती रहती है। यानी महासागरीय भागों में इन तरंगों के पहुंच जाने से जो ऊंची ऊंची ज्वारीय लहरें उठती है उनको सुनामी कहा जाता है। महासागरीय भागों में जब ये भूकंप की तरंगें पहुंच जाती है, ऊंची ऊंची ज्वारीय लहरें उठती है, तो उनको क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया है, और कितना समझ में आया जरूर मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।